हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इतना बोलकर नंदिनी ने जल्दी से इप्शिता को अपने गले लगाया और वे सब एक दूसरे से विदा लेकर चले गए। इप्शिता के सारे घरवाले उसकी तरफ देखने लगे। उदय ने इप्शिता को कार में बैठाया और थोड़ी ही देर में वे लोग सीधे वहां से राजमहल के लिए निकल गए। रास्ते में इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा और अभिमन्यु के चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी नजर आ रही थी। इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु के एक्सप्रेशंस को नोटिस किया, उसने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, क्या बात है अभिमन्यु, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? अभिमन्यु ने धीरे से बस अपना सिर हिलाया। इप्शिता उसकी तरफ देखकर थोड़ी सी हैरान हुई। उसने अभिमन्यु का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, नहीं, हमें आप ठीक नहीं लग रहे। आखिर क्या सोच रहे हैं? मम्मी पापा की कोई बात आपको बुरी लगी क्या? अभिमन्यु ने इप्शिता के मुंह से जैसे ही ये बात सुनी, उसने इप्शिता की तरफ देखकर अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं इप्शिता? हमें भला मम्मी पापा की बात बुरी कैसे लग सकती है? और वैसे भी हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इप्शिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, तो फिर किसके बारे में सोच रहे हैं? आप बताइए। जैसे ही इप्शिता ने ये बात पूछी, अभिमन्यु ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें ऐसा बहुत कम फील होता है, और जब जब हमें ऐसा कुछ भी फील होता है, कुछ न कुछ जरूर होता है। हमारी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है इप्शिता। इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उसने अभिमन्यु के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई और उसके हाथ को हल्के हाथ से रब करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करिए, और वैसे भी अगर कुछ होगा भी तो हम आपके साथ हैं। जैसे ही इप्शिता ने ये बात कही, अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप हमारे साथ हैं, इसीलिए तो हम और भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं। हमें पता है चाहे कुछ भी हो, हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। इतना बोलकर उसने इप्शिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराई और थोड़ी ही देर में वो लोग सीधे राजमहल पहुंचे। जैसे ही राजमहल के अंदर कार आई, अभिमन्यु का दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। इप्शिता, जिसने अपना सिर अभिमन्यु के सीने पर रखा हुआ था, अभिमन्यु के दिल की धड़कनें साफ महसूस करने लगी। वो अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो अभी भी काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। इप्शिता ने अपना हाथ अभिमन्यु के सीने पर रखा और हल्के से उसके सीने को रब किया। उसे ऐसा करते देखकर अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ पकड़ा और उसके हाथों को चूम लिया। जैसे ही कार रुकी, अभिमन्यु कार से बाहर उतरा और इप्शिता की तरफ का दरवाजा खोला। उसने जाकर इप्शिता के हाथ को कसकर पकड़ लिया। वे दोनों जैसे ही राजमहल के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा माँ साहब वहीं हॉल में अपनी चेयर पर बैठी हुई हैं और समर्थ और अर्पिता एक साथ खड़े हैं। वहीं नरेंद्र और पल्लवी उन दोनों को घूरते हुए देख रहे हैं। जैसे ही अभिमन्यु ने उन सबको इस तरह हॉल में इकट्ठा खड़े देखा, अभिमन्यु का दिमाग सनक गया और उसने अपने मन में कहा, पक्का कुछ तो हुआ है यहाँ पर। इप्शिता ने उन सब की तरफ देखा और फिर वो अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, इप्शिता, हम आपसे बोल रहे थे ना, हमारी गट फीलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, और जब भी हमें ऐसा कुछ महसूस होता है, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होता है। इप्शिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वो खुद भी काफी हैरान थी और वहां की सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, हम समर्थ से बोलकर गए थे कि हमारे यहाँ ना रहने पर चाचा सा और चाची सा पर नजर रखना। वो दोनों शांत बैठने वाले में से तो नहीं हैं, और देखो पता नहीं उन लोगों ने क्या किया है, और समर्थ भी इस तरह से इतना शांत क्यों खड़ा है? अभिमन्यु इतना बोलते हुए आगे बढ़ा, तभी अचानक से पल्लवी की नजर इप्शिता और अभिमन्यु पर गई। वो उन दोनों के हाथ को एक दूसरे के हाथ में देखकर और भी ज्यादा खिसिया गई। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तो आ गए राजा साहब, अब क्या बोलेंगे? अपनी बहन की हरकतों पर कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, क्यों नहीं? आपको पता है आपकी बहन यहाँ आपकी पीठ के पीछे क्या गुल खिला रही है? जैसे ही पल्लवी ने अभिमन्यु की तरफ देखकर ये बात कही, अभिमन्यु की भौहें सख्त हो गईं और वो अर्पिता की तरफ देखते हुए बोला, जुबान संभाल कर बात करिए हमारी बहन के बारे में। अर्पिता की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो भागते हुए अभिमन्यु के गले लग गई।
अभिमन्यु ने अर्पिता को जैसे ही रोते हुए देखा, उसने अर्पिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे चुप करते हुए कहा, अर्पिता, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? अर्पिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, वो और भी जोर से रोने लगी। इप्शिता ने अर्पिता को रोते हुए देखा तो वो जल्दी से उसके बगल में आकर खड़ी हुई और उसने अर्पिता की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अर्पिता, क्या हुआ आपको? बताइए हमें, यहाँ पर क्या चल रहा है? लेकिन अर्पिता कुछ भी बोल नहीं रही थी। तभी पल्लवी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, बोलेगी भी कैसे, अपने असली रंग जो दिखा रही है। अब मुझे पता चला कि जयराज ने इसे डिवोर्स क्यों दिया है। अगर ये अपने ही भाई के दोस्त के साथ मुंह मारती फिरेगी तो कौन सा आदमी भला ऐसी औरत के साथ रहेगा? अभिमन्यु ने जैसे ही पल्लवी की ये बात सुनी, वो गुस्से से उन्हें घूरते हुए देखने लगा। मासा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और वहीं इप्शिता की नजर अर्पिता और समर्थ पर गई। समर्थ बिल्कुल शांत खड़ा था। अभिमन्यु और इप्शिता दोनों में से किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर पल्लवी ये सब क्या बोल रही है। तभी अभिमन्यु ने अर्पिता को चुप करते हुए कहा, अर्पिता, आप चुप हो जाइए और हमें बताइए आखिर बात क्या है। अभिमन्यु की बात के जवाब में अर्पिता कुछ भी बोल पाती, उससे पहले ही पल्लवी तनतनाते हुए आगे आई और उसने अभिमन्यु की बात का जवाब देते हुए कहा, वो क्या बताएगी, हम बताते हैं तुम्हें पूरी बात कि आखिर बात है क्या। तुम्हारी बहन तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे इस दोस्त के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और पता नहीं कब से ये सब चल रहा है। तभी तो इतनी आसानी से अपने पति को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई। अभिमन्यु और पल्लवी की ये बात सुनकर उसे घूरते हुए देखने लगा। तभी पल्लवी ने अभिमन्यु और इप्शिता की तरफ देखकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हमें ऐसे घूरने से कुछ नहीं होगा और वैसे भी अब तो आप अपनी नज़र नीचे ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी बहन ने आपको नजरें उठाने लायक छोड़ा नहीं है। अभी तो इस समर्थ के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, पता नहीं और किस किस के साथ मुंह मारती फिरती होगी ये। समर्थ ने जैसे ही ये बात सुनी, वो आगे बढ़ा और उसने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, चाची जी, अब आप अर्पिता के लिए एक शब्द भी नहीं बोलेंगी। आपका कोई हक नहीं बनता उसके लिए ये सारी बातें बोलने का, और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके खिलाफ ये शब्द बोलने की। अभिमन्यु ने जैसे ही समर्थ को अर्पिता की साइड लेते हुए देखा तो वो उसे हैरानी से देखने लगा। तभी अर्पिता ने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ लिया। अभिमन्यु ने समर्थ की तरफ देखा। उसने अर्पिता की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, अर्पिता, क्या चाची सा जो कह रही है वो सही है? अर्पिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने धीमी आवाज में कहा, भाई सा, वो हम। अर्पिता बोल नहीं पा रही थी। तभी समर्थ अर्पिता के बगल में आकर खड़ा हुआ और उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अभी हम दोनों तुमसे ये बात बताने वाले थे, लेकिन अर्पिता ने कहा कि तुम्हारे पग फेरे की रस्म हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे इस बारे में बात करूं। मैं अर्पिता को बहुत प्यार करता हूं और आज से नहीं, हमेशा से मैंने अर्पिता के अलावा कभी किसी को अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं किया। ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अभिमन्यु ने समर्थ की ये बात सुनी और उसने धीरे से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? अभिमन्यु ये बोला ही था, इससे पहले कि अर्पिता या समर्थ में से कोई उसकी बात का जवाब दे पाता, इससे पहले नरेंद्र पीछे से तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, कैसे बताता? अब जब इसकी चोरी पकड़ी गई है तभी बताया है, वरना ये दोनों तो हमारी नाक के नीचे ही ये सब कर रहे थे। ये कहो अच्छा हुआ जो पल्लवी ने कल रात में इन दोनों को गार्डन में बैठे देख लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे हुए थे और मैं भी यही सोच रहा था कि इतने दिनों से अभिमन्यु यहाँ थे नहीं तो ये समर्थ यहाँ पर इतनी जिम्मेदारी के साथ काम कैसे कर रहा है। अब हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर ये सब इसीलिए हो रहा था, कोई और वजह थी ना उसके पास यहाँ पर रुके रहने की। टू बी कंटिन्यूड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इतना बोलकर नरेंद्र चुप हुआ। तभी पल्लवी ने कहा, पहले भी पता नहीं कहाँ कहाँ ये मुंह मारती होगी, शायद इसीलिए जयराज ने भी इसे छोड़ दिया। अभिमन्यु ने पल्लवी की तरफ देखकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ। चाचा चाची जी, हम इतनी देर से चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो आएगा आप हमारी अर्पिता के लिए वो सब बोलेंगी, और वैसे भी ये हमारी फैमिली का मैटर है, आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। अभिमन्यु ने गुस्से से पल्लवी की तरफ देखकर ये बात कही।
तभी मासा उठकर खड़ी हुई और उन्होंने अभिमन्यु और अर्पिता को घूरते हुए कहा, हमें नहीं लगता पल्लवी कुछ भी गलत कह रही है। अर्पिता, हमें सच सच बताइए, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से जयराज ने आपको डाइवोर्स दिया है ना? अर्पिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मासा, क्या बोल रही हैं आप? समर्थ ने मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा आप हमारी बात सुनिए, हम आपको पूरी बात बताते हैं। मासा ने अपना हाथ उठाया और समर्थ को चुप कर दिया। उन्होंने समर्थ को घूरते हुए कहा, तुम्हें हम अभिमन्यु की तरह अपना बेटा मानते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम हमारी पीठ पीछे ये सब करोगे। क्या मिला तुम्हें हमारी अर्पिता का घर तोड़कर? अर्पिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने मासा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मासा, समर्थ की इन सब में कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो बल्कि हमें जयराज जी से बचाया है। वो सच में हमारे लायक नहीं थे। भाई साहब, हम आपको बताते हैं, जयराज जी ने कभी हमें प्यार किया ही नहीं और ना ही हमें उनसे कभी प्यार हुआ। उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ इन पिछले 2 सालों में सिर्फ डराया और धमकाया है। आज तक उन्होंने कभी हमसे प्यार नहीं किया। प्यार तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो कभी हमसे प्यार से बैठकर 2 बोल भी नहीं बोले हैं। वो भला हमसे प्यार कैसे कर सकते हैं? हम पिछले 2 सालों से अपने इस बेनाम से रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई साहब आप ही बताइए, हम कब तक अकेले उस घुटन भरे रिश्ते में रहते? और सच बताएं तो हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी और मासा की खुशी के लिए जयराज से शादी की थी, वरना हम उनसे कभी भी शादी नहीं करना चाहते थे। इतना बोलते ही अर्पिता रोते रोते लड़खड़ा गई और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि समर्थ ने अर्पिता को आगे बढ़कर पकड़ा। उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अभिमन्यु, तुम एक बार बस हमारी बात सुनो, हम तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। और मैं अर्पिता से बहुत प्यार करता हूँ और उसका हाथ थामना चाहता हूँ, सारी जिंदगी भर के लिए। अभिमन्यु ने समर्थ की ये बात सुनी और मासा की तरफ देखने लगा। मासा गुस्से में थीं। उन्होंने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, समर्थ, बहुत हुआ, अब आप यहाँ से चले जाइए, हमें अब आप। मासा बोल ही रही थीं कि अभिमन्यु ने मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा, हमें लगता है हमें पहले समर्थ और अर्पिता की पूरी बात सुननी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। अर्पिता, समर्थ, हमारे साथ चलिए। इतना बोलकर अभिमन्यु सीधे मासा के पास गया और उसने मासा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मासा, प्लीज हमारे साथ चलिए। पल्लवी और नरेंद्र ने जैसे ही अभिमन्यु को इस तरह वहां से जाते देखा तो वो नरेंद्र की तरफ देखने लगी। नरेंद्र ने अभिमन्यु की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अब जब अपनी गलती और अपनी बहन की गलती सामने आ गई है तो इस तरह मुंह छुपाकर कमरे में जा रहे हैं। इस महल के राजा हैं तो आपको जो भी फैसला करना है यहाँ हम सबके सामने करें। अभिमन्यु ने चाचा सा की तरफ घूरते हुए कहा, जरूर, अगर ये राजमहल से जुड़ा कोई फैसला होता है तो हम जरूर से आपके सामने करते, लेकिन ये हमारा फैमिली मैटर है और हम अपना फैमिली मैटर प्राइवेटली सॉर्ट आउट करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप हमारे इस फैमिली मैटर में ना पड़ें। इतना बोलकर अभिमन्यु ने नरेंद्र पल्लवी को घूरते हुए देखा और मासा का हाथ पकड़ते हुए बोला, मासा, आप हमारे साथ चलिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने एक हाथ से मासा का हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ मासा के कंधे पर रखा और उन्हें लेकर वो सीधे उनके रूम में आ गया। वहीं समर्थ अर्पिता को पकड़े हुए था। तभी इप्शिता ने भी अर्पिता का हाथ पकड़ा और वो उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, चलिए अर्पिता। इतना बोलकर वो भी अभिमन्यु और मासा के पीछे पीछे उनके रूम में आ गई। मासा ने अभिमन्यु और समर्थ को घूरते हुए कहा, अभिमन्यु, हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। हमने तय कर लिया है, हम अर्पिता को वापस जयराज के पास भेज कर रहेंगे। अर्पिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मासा, हमें अब वहाँ वापस नहीं जाना है। वो लोग बहुत बुरे हैं, आप नहीं जानती, लेकिन जयराज जी कभी भी एक औरत के हो ही नहीं सकते। उन्होंने हमारे होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए हैं। हमने आज तक आपको ये बात नहीं बताई। मासा अर्पिता की ये बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, चुप रहिए अर्पिता, हम सब जानते हैं और हमें ये भी पता है आप ये सब झूठ बोल रही हैं। अर्पिता ने ना में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, नहीं भाई साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। समर्थ ने मासा के पास आकर कहा, मासा, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर अर्पिता बोल रही है कि वो वहाँ पर खुश नहीं है तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन आप।
समर्थ बोल ही रहा था कि मासा ने समर्थ को घूरते हुए कहा, हमने आपसे कुछ पूछा नहीं ना, आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। मासा इतना बोलकर उन्होंने अर्पिता की तरफ देखा। अर्पिता ने अपने दोनों हाथ जोड़े और मासा के पैरों के पास बैठते हुए बोली, हमने आज तक आपकी सारी बातें मानी है मासा, लेकिन अब नहीं। हमें क्या अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? कब तक हम यूं ही राज परिवार के लिए अपनी खुशियों का गला घोंटते रहेंगे? मासा अर्पिता को रोते हुए देख रही थी। तभी इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने अर्पिता के पास आकर जल्दी से अर्पिता को अपने गले लगाते हुए कहा, नहीं, अब आपको अपनी खुशियों का गला घोंटने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु इतना बोलकर कुछ सोचने लगा और उसने समर्थ की तरफ देखा। समर्थ चुपचाप वहीं मासा के सामने अपना हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। मासा ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनी, उन्होंने गुस्से से अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, अभिमन्यु, आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? अभिमन्यु ने मासा की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और अर्पिता को सोफे पर बिठाते हुए बोला, यहाँ बैठो। इतना बोलकर उसने पानी का ग्लास उठाया और उसने अर्पिता को पानी पीने के लिए दिया। अर्पिता बहुत बुरी तरह से रो रही थी और रोते रोते उसकी सिसकी बंद गई थी। अभिमन्यु मासा के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने धीमी आवाज में कहा, मासा, हम जानते हैं आप अभी भी राज परिवार के बारे में ही सोच रही हैं, लेकिन हमें लगता है अब हमें अर्पिता के साथ और ज्यादती नहीं करनी चाहिए। मासा ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उन्होंने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, अभिमन्यु, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपका कहने का मतलब क्या है? क्या हमने अभी तक अर्पिता के साथ ज्यादती की है? अभिमन्यु ने मासा की ये बात सुनी और उसने धीमी आवाज में कहा, मासा, एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ अपने नहीं, हमने भी अर्पिता के साथ बहुत गलत किया है। सबसे पहली बात तो हमने बिना सोचे समझे अर्पिता की शादी किसी ऐसे लड़के से कर दी जिसके बारे में हम ठीक से जानते ही नहीं थे। आप खुद सोचिए। मासा अभिमन्यु की ये बात चुपचाप सुन रही थीं। तभी अभिमन्यु ने ही अपनी बात का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, और हम अब अर्पिता के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने समर्थ की तरफ देखा और वो समर्थ के पास आया। उसने समर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, समर्थ, तुमने गलती की है। अगर तुम अर्पिता को पसंद करते थे तो तुमने हमें पहले ये बात क्यों नहीं बताई? समर्थ अभिमन्यु की ये बात सुनकर अपनी नजरें नीचे झुकते हुए बोला, मुझे माफ कर दो अभिमन्यु, हम तुम्हें बताना चाहते थे, लेकिन अर्पिता ने ही जब हमें साफ साफ मना कर दिया था तो हम भला कैसे तुम्हें ये पूरी बात बता दें? हमने अर्पिता से शादी के टाइम पर ही बोला था कि वो शादी को करने से मना कर दे, लेकिन अर्पिता ने राजमहल की इज्जत बचाने के लिए मुझे मना कर दिया और उसने साथ ही में मुझे ये भी कहा कि मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊं, लेकिन मैं उसे नहीं भूल पाया। और अब जब अर्पिता अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी है तो मैं इसका सहारा बनना चाहता हूँ। अभी मैं अर्पिता से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। अभिमन्यु ने जैसे ही समर्थ की ये बात सुनी, उसने एक गहरी सांस ली और थोड़ा सोचने के बाद बोला, ठीक है, हमें आपकी इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन समर्थ, आपके मम्मी पापा, उनसे आपको आज ही बात करनी होगी। टू बी कंटिन्यूड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। समर्थ अभिमन्यु की ये बात सुनकर अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो अभिमन्यु, हम तुम्हें बताना चाहते थे, लेकिन अर्पिता ने ही जब हमें साफ साफ मना कर दिया था तो हम भला कैसे तुम्हें ये पूरी बात बता दें? हमने अर्पिता से शादी के टाइम पर ही बोला था कि वो शादी को करने से मना कर दे, लेकिन अर्पिता ने राजमहल की इज्जत बचाने के लिए मुझे मना कर दिया और उसने साथ ही में मुझे ये भी कहा कि मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊं, लेकिन मैं उसे नहीं भूल पाया। और अब जब अर्पिता अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी है तो मैं इसका सहारा बनना चाहता हूँ। अभी मैं अर्पिता से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। अभिमन्यु ने जैसे ही समर्थ की ये बात सुनी, उसने एक गहरी सांस ली और थोड़ा सोचने के बाद बोला, ठीक है, हमें आपकी इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन समर्थ, आपके मम्मी पापा, उनसे आपको आज ही बात करनी होगी। समर्थ ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अभिमन्यु, मैं अपने मम्मी पापा को मना लूंगा। तुम जानते हो ना, वो मेरी सारी चीज पूरी करते हैं, तो अर्पिता तो मेरा प्यार है, वो मुझे मना नहीं करेंगे और तुरंत ही रिश्ते के लिए मान जाएंगे। मासा ने समर्थ को घूरते हुए देखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मासा ने जैसे ही ये बात कही, समर्थ मासा की तरफ हैरानी से देखने लगा।
तभी अभिमन्यु मासा के पास आकर उन्हें समझाते हुए कहा, मासा, आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि समर्थ से अच्छा लड़का अर्पिता को और कोई नहीं मिल सकता। और अगर समर्थ बोल रहा है कि वो अर्पिता को प्यार करता है तो हमें उस पर पूरा भरोसा है। मासा ने अभिमन्यु की ये बात सुनी और वो समर्थ की तरफ देखने लगीं। तभी समर्थ मासा के पास आया और उसने मासा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मासा, मैं जानता हूँ आप अभी भी राजमहल में होने वाली इधर उधर की बातों को लेकर परेशान है ना, लेकिन आप खुद एक बात सोचिए, आपके लिए वो लोग और इधर उधर की बातें मैटर करती हैं या फिर आपकी बेटी अर्पिता की खुशी। और अर्पिता की खुशी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ है। मासा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अर्पिता को बहुत खुश रखूंगा। मासा अर्पिता की तरफ देख रही थीं। तभी समर्थ मासा के पास आया और उसने मासा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मासा, मैं जानता हूँ आप अभी भी राजमहल में होने वाली इधर उधर की बातों को लेकर परेशान है ना, लेकिन आप खुद एक बात सोचिए, आपके लिए वो लोग और इधर उधर की बातें मैटर करती हैं या फिर आपकी बेटी अर्पिता की खुशी। और अर्पिता की खुशी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ है। मासा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अर्पिता को बहुत खुश रखूंगा। मासा अर्पिता की तरफ देख रही थीं। तभी मासा बेड पर बैठ गईं और कुछ सोचने लगीं। तभी अभिमन्यु उनके बगल में बैठा और उसने मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा, क्या सोच रही हैं आप? मासा कुछ भी नहीं बोल रही थीं। मासा को इस तरह सोचते देखकर अर्पिता अपनी जगह से उठी और वो समर्थ के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा, अगर आप नहीं चाहती कि हम समर्थ के साथ अपना घर बसाएं तो ठीक है, हम आपकी ये बात भी मानने को तैयार हैं, लेकिन हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हम अब जयराज जी के पास वापस तो नहीं जाने वाले और ना ही अब हम समर्थ के अलावा और किसी के बारे में सोच सकते हैं। बाकी आपको जो फैसला लेना है आप ले लीजिए। इतना बोलकर अर्पिता चुप हो गई। उसकी आंखों से एक आंसू निकला और अर्पिता वहां से मुड़कर जाने लगी। तभी समर्थ ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अर्पिता, रुको, कहाँ जा रही हो? अर्पिता ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, समर्थ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपके अलावा अब किसी के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन अगर मासा नहीं चाहती कि हम आपके साथ रहें तो हम मासा के इस फैसले को इनकार नहीं करेंगे। इतना बोलकर अर्पिता की आंखों से आंसू गिरा और उसने समर्थ के हाथ को अपने हाथ से छुड़ा दिया और मासा के रूम से बाहर जाने लगी। तभी मासा ने अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा, रुकिए अर्पिता। जैसे ही अर्पिता रुकी, मासा ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अगर महल के राजा साहब ने फैसला ले लिया है तो हमें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। अभिमन्यु, आप कल समर्थ के मम्मी पापा से बात करने के लिए चले जाइए और अगर आपके मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं तो फिर ठीक है, हमें भी कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही मासा ने ये बात कही, समर्थ और अर्पिता का चेहरा खिल गया और अर्पिता भागते हुए मासा के पास आकर उनके गले लग गई। इप्शिता वहीं चुपचाप खड़ी उन सबको देखकर मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु समर्थ के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहा, कल हम आपके साथ आपके घर चलेंगे अर्पिता का रिश्ता लेकर। समर्थ ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और वो सब काफी ज्यादा खुश हो गए। तभी मासा ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अब आप सब अपने अपने कमरे में जाइए और हमें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। अर्पिता ने तुरंत मासा का हाथ पकड़ा और उन्हें आराम से बेड पर बिठाते हुए कहा, थैंक यू मासा। इतना बोलकर अर्पिता ने मासा को गले लगाया और वो चुपचाप उनके कमरे से बाहर चली गई। अभिमन्यु और इप्शिता अपने रूम में गए। इप्शिता ने धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु, आपको क्या लगता है समर्थ के पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? अभिमन्यु ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अभी तो फिलहाल हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ, जहाँ तक हम समर्थ को जानते हैं वो बचपन से ही बहुत जिद्दी है और वो हमेशा किसी भी चीज की जिद करता था तो वो अपने मम्मी पापा को मना ही लेता था। आई होप इस बार भी वो अपने मम्मी पापा को मना ले। इप्शिता थोड़ी सी परेशान लग रही थी और तभी अभिमन्यु ने इप्शिता के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? इप्शिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाते हुए कहा,
अभिमन्यु, आप जानते ही हैं, हम सब रॉयल फैमिली से हैं और हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होने देते हैं। मैं वही सोच रही हूँ कि पता नहीं समर्थ के घर वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे और क्या वो अर्पिता के लिए समर्थ के रिश्ते को मानेंगे, क्योंकि शाही फैमिलीज में सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी से पहले अपने खानदान की इज्जत के बारे में सोचते हैं। और अर्पिता तो अभिमन्यु अर्पिता की बात समझ गया था कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। उसने अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसे बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमें समर्थ पर पूरा भरोसा है। अगर उसने ये बात कही है तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, और अगर वो सच में अर्पिता से प्यार करता है तो वो ये भी जानता है कि उसे अपने मम्मी पापा को कैसे मनाना है। आप इस बात को लेकर परेशान मत होइए। वैसे भी कल हम जा रहे हैं उसके साथ उसके घर, उसके मम्मी पापा से बात करने। देखते हैं आंटी अंकल कैसे रिएक्ट करते हैं। 184। इप्शिता थोड़ी सी परेशान लग रही थी और तभी अभिमन्यु ने इप्शिता के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? इप्शिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाते हुए कहा, अभिमन्यु, आप जानते ही हैं, हम सब रॉयल फैमिली से हैं और हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होने देते हैं। मैं वही सोच रही हूँ कि पता नहीं समर्थ के घर वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे और क्या वो अर्पिता के लिए समर्थ के रिश्ते को मानेंगे, क्योंकि शाही फैमिलीज में सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी से पहले अपने खानदान की इज्जत के बारे में सोचते हैं। और अर्पिता तो अभिमन्यु अर्पिता की बात समझ गया था कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। उसने अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसे बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमें समर्थ पर पूरा भरोसा है। अगर उसने ये बात कही है तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, और अगर वो सच में अर्पिता से प्यार करता है तो वो ये भी जानता है कि उसे अपनी मम्मी पापा को कैसे मनाना है। आप इस बात को लेकर परेशान मत होइए। वैसे भी कल हम जा रहे हैं उसके साथ उसके घर, उसके मम्मी पापा से बात करने। देखते हैं आंटी अंकल कैसे रिएक्ट करते हैं। अर्पिता भी अपने कमरे में बैठी थी और मासा के रिएक्शन के बाद काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी। तभी समर्थ चुपके से अर्पिता के कमरे के अंदर आया और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अर्पिता ने जैसे ही समर्थ को अंदर आते हुए देखा, वो उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, समर्थ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको इस टाइम यहाँ नहीं आना चाहिए था, काफी रात हो गई है। समर्थ ने अर्पिता के पास आकर उसे अपने गले लगाते हुए कहा, कैसे ना आते हम, और वैसे भी हम जानते हैं मासा ने जो कुछ भी कहा उसके बाद से आप काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। हमें तो आना ही था, ऐसे कैसे हम आपको ऐसे मौके पर अकेला छोड़ सकते हैं? इतना बोलकर वो अर्पिता की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा और अर्पिता उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। अर्पिता ने समर्थ का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। जैसे ही अर्पिता ने ये बात कही, समर्थ ने उसकी होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अर्पिता अपने बेड पर बैठी थी और उसने समर्थ की तरफ देखकर बहुत ही कंफ्यूज होते हुए कहा, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके मम्मी पापा हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समर्थ ने अर्पिता की ये बात सुनी और धीमी आवाज में समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमारी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। वैसे भी जब हम आपसे प्यार करते हैं तो फिर आपको किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं और अब हमें आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। समर्थ अर्पिता को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अर्पिता काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आपकी मम्मी पापा नहीं माने तो मासा हमें वापस जयराज के पास भेज देंगी और हम उनके पास अब दोबारा नहीं जाना चाहते। समर्थ ने जैसे ही अर्पिता की ये बात सुनी, उसने अर्पिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, आप ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब हम आपको खुद से दूर कहीं नहीं जाने देंगे और जयराज के पास तो बिल्कुल भी नहीं। उसने आपको सिर्फ और सिर्फ दर्द दिया है और कुछ भी नहीं। अब आप उसे आदमी की शक्ल दोबारा कभी नहीं देखेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। समर्थ ने इतना बोलकर अर्पिता को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अर्पिता ने भी अपना सिर उसके सीने पर रखा। वो मन ही मन बोली,
आई होप समर्थ जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो और वो अपने मम्मी पापा को मना ले, क्योंकि हमें अब जयराज के पास वापस नहीं जाना है और हम यहाँ राजमहल में भी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। अर्पिता ये सब बातें सोच रही थी कि तभी समर्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब आप क्या सोच रही हैं अर्पिता? अर्पिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। जैसे ही अर्पिता ने ये बात कही, समर्थ ने अर्पिता को बेड पर लेटाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, आप यहाँ आराम से लेटिए, हम अपने रूम में जा रहे हैं। अर्पिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और समर्थ ने उसे बेड पर लिटाकर उसके माथे को चूमकर वो चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह अभिमन्यु हॉल में बैठा हुआ था। तभी समर्थ अभिमन्यु के पास आकर बोला, अभी हम मम्मी पापा से मिलने घर जा रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना है। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बस 2 मिनट रुक जाओ, हम शगुन का सामान देख रहे थे। समर्थ ने देखा अभिमन्यु ने 3-4 बड़ी बड़ी थाल में अलग अलग तरह के शगुन का सामान रखा हुआ था। वो सब देखकर समर्थ ने अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, ये सब क्या है? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु ने समर्थ की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मासा ने जो कहा है वो तो करना ही पड़ेगा ना, और वैसे भी बिना शगुन के तो हम जाने से रहे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने वहां खड़े घर के नौकरों को सारा सामान गाड़ी में रखवाने के लिए कहा, और जैसे ही वो सामान गाड़ी में रखा वैसे ही समर्थ और अभिमन्यु तुरंत गाड़ी में जाकर बैठ गए। वहीं अर्पिता इप्शिता के साथ वहीं राजमहल में रुकी हुई थी। इप्शिता ने अर्पिता के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा घबराहट की वजह से पीला पड़ रहा था। तभी इप्शिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप इतना क्यों घबरा रही हैं अर्पिता? वैसे भी अभिमन्यु और समर्थ है ना, वो दोनों सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। अर्पिता ने इप्शिता की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाया। वहीं थोड़ी ही देर में समर्थ और अभिमन्यु सीधे समर्थ के घर पहुंचे। समर्थ की हवेली भी काफी ज्यादा बड़ी थी। वे जैसे ही वहां पहुंचे, समर्थ के मम्मी पापा जो वहीं हॉल में ही बैठे हुए थे, उन दोनों ने समर्थ के साथ अभिमन्यु को देखा और वे लोग बड़ी ही खुश होते हुए बोले, क्या बात है समर्थ, आज तो राजा साहब यहाँ आए हुए हैं, आखिर क्या बात है? समर्थ अपनी मम्मी के पास गया और उसने उन्हें हक करते हुए कहा, कैसी हैं मम्मी आप? समर्थ की मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी हूँ मैं, और कितने दिनों बाद मिलने आए हो तुम हमसे, तुम्हें हमारी याद नहीं आती क्या? समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी, याद तो बहुत आती है, लेकिन काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तभी समर्थ के पापा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे बात क्या है, तुमने आज हमें ऑफिस जाने से क्यों रोका? कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हें हमसे? जैसे ही समर्थ के पापा ने ये बात कही, वैसे ही अभिमन्यु के पीछे से घर के नौकर शगुल की थाल लाकर अंदर वहीं हॉल में रखने लगे, जिसे देखकर समर्थ के मम्मी और पापा दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने समर्थ की तरफ देखा और वो अभिमन्यु के पास आकर बोले, अभिमन्यु बेटा, ये सब क्या है? अभिमन्यु ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अंकल आंटी, हमारी तरफ से शगुन। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, समर्थ के मम्मी और पापा दोनों ही बड़ी हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु किस शगुन की बात कर रहा है। तभी समर्थ ने अपने मम्मी पापा के पास आकर कहा, मम्मी पापा, एक्चुअली में मैं अर्पिता से शादी करना चाहता हूँ और मैं यही बात आप लोगों से बताना चाहता था, इसीलिए मैंने आज आपको ऑफिस जाने से रोका। जैसे ही समर्थ ने ये बात कही, उसके मम्मी पापा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। समर्थ ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी, मैं अर्पिता से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। समर्थ की बात सुनते ही उसकी मम्मी ने उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए कहा, समर्थ, तुम होश में तो हो ना? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? अर्पिता शादीशुदा है, उसकी जयराज से शादी हुई है, तुम उनसे शादी करने के लिए कैसे बोल सकते हो? और अभिमन्यु, आप इन दोनों की शादी के लिए कैसे मान गए? आप अपनी बहन का बसा बसाया घर कैसे उजाड़ सकते हैं? अभिमन्यु ने समर्थ की मम्मी की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं, हम अर्पिता का घर उजाड़ नहीं रहे, बल्कि अभिमन्यु बोल ही रहा था कि तभी समर्थ के पापा ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है जो आप इस तरह से किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। समर्थ ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं पापा, आप लोग दोनों ही पहले हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए।
अर्पिता का जयराज से डाइवोर्स हो गया है। वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने कभी भी अर्पिता से प्यार नहीं किया, वो उसे डिजर्व ही नहीं करती। समर्थ की ये बात सुनकर उसकी माँ ने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या वो तुम्हें डिजर्व करती है? समर्थ ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मी बिल्कुल, वो मुझे डिजर्व करती है। बल्कि वो नहीं, मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गया था कि क्या मैं उसे डिजर्व करता हूँ या नहीं। वो बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करूंगा। जैसे ही समर्थ ने ये बात कही, समर्थ की मम्मी आगे बढ़ी और उन्होंने समर्थ को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो तुम। अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा समर्थ। अर्पिता इस घर की बहू नहीं बन सकती। वो पहले से ही शादीशुदा थी और अब तो उसका डाइवोर्स भी हो गया है। तुम ऐसा लगता है हम अपने खानदान में एक डाइवोर्सी लड़की से तुम्हारी शादी करवाएंगे। जैसे ही समर्थ की मम्मी ने ये बात कही, समर्थ ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मतलब है मम्मी आपका? कहना क्या चाहती हैं? अभिमन्यु ने समर्थ के मम्मी पापा की तरफ देखा। वो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। तभी अभिमन्यु समर्थ के बगल में आकर खड़ा हुआ और उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आंटी, आप लोग अभी भी किसी जमाने में जी रहे हैं? आजकल कौन इन सारी चीजों को मानता है? और वैसे भी अगर समर्थ और अर्पिता दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपना घर बसाना चाहते हैं तो हमें नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अभिमन्यु की ये बात सुनकर समर्थ के पापा ने रोकते हुए कहा, अभिमन्यु, आप अपने राजमहल में राजा सा होंगे, लेकिन आप हमारे फैमिली मैटर में ना बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी अभी हम अपने बेटे से बात कर रहे हैं तो आप चुप ही रहें। समर्थ के पापा ने जैसे ही अभिमन्यु से ये बात कही, अभिमन्यु 2 कदम पीछे हटा और बिल्कुल चुप हो गया। समर्थ ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी पापा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप लोग मुझ पर इस तरह हाथ उठाएंगे। क्या सच में आप लोगों को हमारी खुशियों की जरा भी परवाह नहीं है? समर्थ की मम्मी ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल है, और हम आज तक तुम्हारी सारी जिद पूरी करते आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इस जिद को भी पूरा करेंगे। बिल्कुल नहीं। तुम इस घर के इकलौते वारिस हो और तुम्हें लगता है कि हम इस तरह किसी डाइवोर्सी लड़की से तुम्हारी शादी कर दें? अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसने धीमी आवाज में कहा, इप्शिता ठीक कह रही थी, हमें भी ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। समर्थ ने गुस्से से तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मम्मी क्या बोल रही हैं आप? आप अर्पिता के लिए ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? मैं उनसे प्यार करता हूँ। समर्थ के पापा, जो उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मत भूलो समर्थ, तुम हमारे खानदान के एक लौटे वारिस हो और तुम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते। जहां तक हमें खबर मिली है, अर्पिता को उसके पति ने इसीलिए डिवोर्स दिया क्योंकि वो उसके खानदान को वारिस नहीं दे पाई है। तुम्हें लगता है कि हम उसे अपने घर की बहू बना लेंगे? समर्थ अपने पापा की ये बात सुनकर उनकी तरफ घूरते हुए बोला, लेकिन पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ। समर्थ की बात सुनकर समर्थ के पापा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, एक बात बार बार दोहराने से सच बदल नहीं जाता समर्थ, और सच यही है कि तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो हमारे खानदान को एक वारिस नहीं दे सकती तो हम उन्हें अपने घर की बहू नहीं बना सकते। आप खुद ही सोचिए, अगर हमने आपकी शादी एक बांझ लड़की से कर दी तो हमारे खानदान का वंश कैसे चलेगा? आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? अभिमन्यु, जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, वो अब अर्पिता के बारे में और कुछ नहीं सुन सकता था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे वहां से चले जाना ही सही समझा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। समर्थ अपने पापा की ये बात सुनकर उनकी तरफ घूरते हुए बोला, लेकिन पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ। समर्थ की बात सुनकर समर्थ के पापा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, एक बात बार बार दोहराने से सच बदल नहीं जाता समर्थ, और सच यही है कि तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो हमारे खानदान को एक वारिस नहीं दे सकती तो हम उन्हें अपने घर की बहू नहीं बना सकते। आप खुद ही सोचिए, अगर हमने आपकी शादी एक बांझ लड़की से कर दी तो हमारे खानदान का वंश कैसे चलेगा? आप समझ रहे हैं ना हमारी बात? अभिमन्यु, जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, वो अब अर्पिता के बारे में और कुछ नहीं सुन सकता था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे वहां से चला जाना ही सही समझा। जैसे ही अभिमन्यु वहां से निकला, समर्थ ने उसे रोकते हुए कहा, अभिमन्यु, 1 मिनट रुको। लेकिन अभिमन्यु उसकी बात सुनकर भी नहीं रुका और वो चुपचाप वहां से बाहर निकल आया।
समर्थ ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, आप दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी मम्मी पापा, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी तो अर्पिता से ही करूंगा, फिर चाहे आप लोग उसे अपने घर की बहू माने या ना माने। समर्थ इतना बोलकर वहां से बाहर जाने लगा। तभी समर्थ के पापा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, समर्थ, अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा हमसे और हमारे खानदान से कोई नाता नहीं बचेगा। समर्थ ने जैसे ही ये बात सुनी वो एक पल के लिए रुका और उसने पीछे मुड़कर अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे और अर्पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना तो यही सही, मैं भी अब आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगा। समर्थ ने जैसे ही ये बात बोली तो समर्थ की मम्मी तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, समर्थ, बेवकूफ़ी मत करो और वापस आओ। समर्थ ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मम्मी, अब मुझे अर्पिता के साथ शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक भगवान भी नहीं। इतना बोलकर समर्थ अपने पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल आया और उसने देखा अभिमन्यु की कार वहां से जा चुकी थी। समर्थ ने अपनी कार निकाली और वो सीधे राजमहल वापस आया। अर्पिता इप्शिता के साथ वही हॉल में ही बैठी थी और उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वहीं मासा अपनी आराम कुर्सी पर आराम से बैठी हुई थी। मासा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। इप्शिता ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, अर्पिता, आप इतनी क्यों बेचैन हो रही हैं? अर्पिता ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पता नहीं क्यों भाभी सा, लेकिन हमारे दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। हम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच कहें तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे। अर्पिता बोल ही रही थी कि तभी अभिमन्यु सामने की तरफ से आया और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो काफी ज्यादा मायूस लग रहा था। जैसे ही अर्पिता की नजर अभिमन्यु पर गई वो बोलते बोलते चुप हो गई। इप्शिता की नजर अभिमन्यु पर गई। उसने अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखा। वो समझ गई कि वहां पर क्या हुआ है। उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है हमें जिस बात का डर था वही हुआ। अर्पिता भागते हुए अभिमन्यु के पास आई और उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई साहब, क्या हुआ? आप अकेले क्यों आए हैं? समर्थ कहाँ है? अभिमन्यु अर्पिता की तरफ देख रहा था। अर्पिता के चेहरे की बेचैनी देखकर अभिमन्यु को समझ नहीं आया कि वह उसकी बात का क्या जवाब दे। तभी इप्शिता भागते हुए अभिमन्यु के पास आई और उसने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखा। अभिमन्यु ने धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया। अर्पिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ भाई साहब, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, बताइए। मासा अभिमन्यु की तरफ देखकर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अर्पिता, हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस तरह के सपने मत देखिए। समर्थ अपने घर के इकलौते बेटे हैं और उनके मम्मी पापा आपको अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, लेकिन आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। अर्पिता ने मासा की ये बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मासा, ऐसा नहीं हो सकता। समर्थ ने हमसे कहा था वो अपने मम्मी पापा को मना लेंगे। अर्पिता इतना बोलते बोलते काफी ज्यादा मायूस हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब, बताइए ना आप, क्या मासा जो बोल रही है वो सच है? अभिमन्यु ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अर्पिता, मासा जो कह रही हैं वो सही है। समर्थ के मम्मी पापा आप दोनों की शादी के लिए नहीं माने। अर्पिता ने जैसे ही ये बात सुनी वो वहीं जमीन पर ही घुटनों के बल बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इप्शिता ने अर्पिता को संभाला और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, अर्पिता, संभालिए खुद को। अर्पिता रोती जा रही थी और अभिमन्यु ने मासा की तरफ देखते हुए कहा, मासा, आप सही कह रही थी, समर्थ के मम्मी पापा इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। मासा अभिमन्यु की तरफ देख रही थी और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तभी पीछे से समर्थ की आवाज आई, मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो ना माने, लेकिन मैंने तय कर लिया है, मैं अर्पिता से ही शादी करूंगा। समर्थ ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए ये बात कही और उसकी आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी वही हॉल में आकर खड़े हो गए। नरेंद्र और पल्लवी के साथ साथ अदिति और कियारा दोनों भागते हुए वही हॉल में आई और घर के सारे नौकर वहीं चुपचाप खड़े थे। तभी समर्थ राजमहल के अंदर आया और अर्पिता के पास आकर रुका। उसने अर्पिता की आंखों में आए हुए आंसुओं को देखा और अर्पिता को ऐसे रोते देखकर वो खुद भी वहीं जमीन पर उसके सामने ही बैठ गया और उसने अपने हाथों से अर्पिता के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हमारे मम्मी पापा आपको एक्सेप्ट करें या ना करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अर्पिता।
अर्पिता ने समर्थ की बात सुनी और उसने उसी तरह रोते हुए कहा, लेकिन समर्थ, आपने तो कहा था कि वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, तो फिर अब जब उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया है तो फिर क्या करेंगे हम? अर्पिता रोते हुए ये सारी बातें बोल रही थी, तभी समर्थ ने अर्पिता को उठाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हम वही करेंगे जो हमने सोचा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। समर्थ ने इतना बोलकर अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को पकड़कर वो अर्पिता को अपने साथ महल के हॉल में बने मंदिर की तरफ लेकर जाने लगा। वहीं नरेंद्र और पल्लवी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी पल्लवी ने नरेंद्र के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, अब ये कौन सी नौटंकी चल रही है यहाँ पर? इन लोगों के तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। नरेंद्र ने पल्लवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, शांत रहें, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है और देखें, अभी तो ये ड्रामा शुरू हुआ है, मजे ले इसके, उसके बाद हम अपनी चाल चलेंगे। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगा। समर्थ अर्पिता को जिस तरह से लेकर जा रहा था, उसे देखकर इप्शिता और अभिमन्यु एक दूसरे की तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगे और वो दोनों उन दोनों के पीछे गए। मासा अभी भी चुपचाप वहीं पर खड़ी उन दोनों को देखते जा रही थी। तभी समर्थ ने वहीं मंदिर के सामने अर्पिता को खड़ा किया और सामने रखी दुर्गा माता की मूर्ति के पास जाकर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। उसने तेज आवाज में कहा, मैं यहाँ भगवान को साक्षी मानकर अर्पिता को अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूँ। इतना बोलकर समर्थ ने वहीं मंदिर में रखे हुए माता रानी के श्रृंगार के सामान के पास रखी सिंदूर की डिब्बी उठाई और अर्पिता के सामने आकर खड़ा हुआ। समर्थ की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समर्थ क्या करने वाला है। टू बी कंटिन्यूड।